क्रिप्टो की दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है हम्म। उतनी ही तेजी से इसे काबू में लाने के नियम भी बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दुनिया भर में रेगुलेशन का जाल सा बिछ रहा है और आज हम इसी उलझे हुए नज़ारे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ गहरी जानकारियां हैं जो दिखाती हैं कि दुनिया भर के नियामक आखिर कर क्या रहे हैं और क्यों। तो मकसद है इस पूरी तस्वीर को साफ समझना। बिल्कुल, ये किसी पहेली से कम तो है नहीं। हर देश अपने हिसाब से टुकड़े जोड़ रहा है, कोई सख्ती दिखा रहा है तो कोई थोड़ी नरमी बरत रहा है। हाँ। दिलचस्प ये देखना है कि इन अलग अलग रास्तों में क्या कुछ एक जैसा है और कहाँ मतलब जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। तो शुरुआत तो यहीं से होती है कि इन क्रिप्टो एसेट्स को कहें क्या। ऐसा लगता है नियामक इन्हें अब पेमेंट से ज्यादा एक सट्टेबाजी वाले निवेश की तरह देख रहे हैं। हाँ। शायद इसीलिए क्रिप्टो करेंसी शब्द अब उतना सुनने में नहीं आता। सही कहा। ये वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ही एक बड़ी चुनौती है। कुछ नियामक इन्हें इनके आर्थिक काम जैसे पेमेंट, निवेश या कोई और यूटिलिटी के हिसाब से बांटते हैं। अच्छा। कुछ तकनीकी बनावट के आधार पर। मुश्किल तब होती है जब कोई क्रिप्टो एसेट दोनों तरह का काम करता है, वो हाइब्रिड हो जाता है। हाइब्रिड, हाँ वो तो पेचीदा होगा। बिल्कुल। तो यूरोप के मीकार जैसे फ्रेमवर्क ने एक तरीका निकाला है कि भाई जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT पर है और पारंपरिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसे क्रिप्टो एसेट मान लो। अच्छा, एक तरह की बची कुची परिभाषा, मतलब जो कहीं फिट नहीं हुआ वो इसमें आ गया। हाँ कह सकते हैं, एक कैच ऑल जैसा। और फिर इन्हें रेगुलेट करने के तरीके भी बिल्कुल अलग। हमने देखा है कि कुछ देश, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, पहले सीधे बैन लगा देती हैं। हाँ, जैसे नाइजीरिया ने किया था शुरुआत में। हाँ वही, शायद डर ये होता है कि कहीं ये उनकी अपनी करेंसी की जगह ना ले ले या पैसा देश से बाहर ना चला जाए, कैपिटल फ्लाइट का डर। सही, बिल्कुल। जबकि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो अक्सर मौजूदा नियमों में ही फेरबदल करती हैं या फिर क्रिप्टो के लिए बिल्कुल नए मतलब बेस्पोक नियम बनाती हैं। लेकिन कुछ चिंताएं हैं जो लगभग हर जगह दिखती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी है उपभोक्ता की सुरक्षा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओह हाँ, वो तो है ही। धोखाधड़ी, फिर पारदर्शिता की कमी और वो कीमतों का जबरदस्त उतार चढ़ाव। बिल्कुल, ये सब असली जोखिम है। इसीलिए हम देखते हैं नियामक लगातार चेतावनियां जारी करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर देते हैं। हाँ, और वो भ्रामक विज्ञापन वाला मुद्दा भी है। सुना है यूके ने इस पर काफी सख्ती की है। बिल्कुल की है। यूके का फाइनेंशियल प्रमोशन रिजीम काफी सख्त है और हांगकांग का उदाहरण भी बड़ा दिलचस्प है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने पहले आम निवेशकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को सीधे क्रिप्टो खरीदने से रोका था। फिर जब नियम और कड़े कर दिए तब जाकर इजाजत दी। अच्छा, मतलब पहले रुको, फिर सोचो, फिर नियम बनाओ, तब आगे बढ़ो। हाँ, ये दिखाता है कि जोखिम कितना बड़ा माना जा रहा है। फिर दूसरी बड़ी चिंता है स्टेबल कॉइन्स को लेकर। स्टेबल कॉइन्स, वो क्यों इतने अहम हो गए हैं नियामकों के लिए? वो तो स्टेबल माने जाते हैं ना? हाँ, स्टेबल माने जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि कितने स्टेबल हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। अच्छा। सवाल यह है कि इनके पीछे जो रिजर्व रखा गया है वो कितना सुरक्षित है। क्या इन्हें आसानी से वापस मतलब रिडीम करके असली पैसे में बदला जा सकता है? और कहीं ये इतने बड़े तो नहीं हो गए कि अगर इनमें कोई गड़बड़ हो तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर असर पड़े? सिस्टमिक रिस्क जिसे कहते हैं। समझ गए। तो सब देश इस पर काम कर रहे हैं? हाँ, जापान, सिंगापुर, यूरोप, यूके सब अपने अपने नियम बना रहे हैं और खासकर जो विदेश में जारी हुए स्टेबल कॉइन्स हैं उनको लेकर ज्यादा सतर्कता है। और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरिफ फाइनेंसिंग वाला एंगल तो हमेशा ही रहता है क्रिप्टो के साथ। AML CFT जिसे कहते हैं, वो तो वैश्विक प्राथमिकता है। इसमें FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मानक बहुत अहम है। हाँ, वो ट्रैवल रूल वाला सुना है। बिल्कुल, ट्रैवल रूल यानी क्रिप्टो ट्रांसफर के साथ भेजने वाले और पाने वाले की पूरी जानकारी भेजना। लेकिन मजे की बात यह है कि 2024 तक भी कई देश इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाए हैं। अच्छा, क्यों? मतलब मुश्किल क्या है इसमें? इसमें तकनीकी और ऑपरेशनल चुनौतियां हैं, खासकर एक्सचेंजों और वॉलेट प्रोवाइडर्स के लिए, जिन्हें हम VSP या CASP कहते हैं। तो इन एक्सचेंजों और कस्टोडियन मतलब जो क्रिप्टो संभाल कर रखते हैं उन पर भी शिकंजा कस रहा है? हाँ बिल्कुल, लाइसेंस लेना या रजिस्टर करना अब आम होता जा रहा है और नियम भी बन रहे हैं, जैसे ग्राहकों के क्रिप्टो को कंपनी के एसेट से अलग रखना। हाँ, वो सेग्रीगेशन जरूरी है। बिल्कुल। फिर सुरक्षा के लिए कोल्ड वॉलेट्स मतलब ऑफलाइन स्टोरेज का इस्तेमाल करना और जरूरत के हिसाब से पूंजी रखना, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ये सब नियम बन रहे हैं। लेकिन इन पे नजर रखना, सुपरविजन मुश्किल होगा ना, क्योंकि ये तो ग्लोबल कंपनियां होती हैं अक्सर। बहुत मुश्किल। इनकी सीमा पार प्रकृति और तकनीकी जटिलता सुपरविजन को चुनौतीपूर्ण बनाती है। अच्छा, अगर हम थोड़ा रीजनल लेवल पे देखें तो यूरोप अपने माइका फ्रेमवर्क के साथ काफी आगे लगता है ना। वो पूरे EU में एक जैसे नियम लाएगा। हाँ, मिकार काफी व्यापक है और एक बड़ा कदम है। अमेरिका में क्या चल रहा है? वहाँ हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन सी लगती है रेगुलेशन को लेकर। अमेरिका में अब थोड़ी स्पष्टता लाने की कोशिश दिख रही है, ऐसा लगता है। शायद नए नेतृत्व के साथ क्रिप्टो को लेकर थोड़ा सकारात्मक माहौल बन रहा है। और वो ETFs की भी बात चल रही थी। हाँ, स्टेक किए गए क्रिप्टो पर आधारित ETFs के भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं यूके धीरे धीरे मतलब चरण दर चरण नियम ला रहा है। और एशिया में सिंगापुर, हांगकांग, जापान काफी एक्टिव हैं। UAE और स्विट्जरलैंड जैसे जो फाइनेंशियल हब्स हैं वो भी अपनी जगह बना रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशन में। और आगे मतलब नई तकनीकें
जैसे टोकनाइजेशन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई, ये तो और भी मुश्किलें खड़ी करेंगे रेगुलेटर्स के लिए। बिल्कुल। टोकनाइजेशन यानी किसी रियल वर्ल्ड एसेट को डिजिटल टोकन में बदलना। जैसे रियल एस्टेट या आर्ट। हाँ बिल्कुल, इससे लेन देन सस्ता और तेज हो सकता है, पर इसके अपने स्थिरता के जोखिम हैं। और डीफाई में तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोई एक केंद्रीय कंपनी या व्यक्ति होता ही नहीं जिसे आप रेगुलेट कर सकें। हाँ, वो तो डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यही हुआ। तो फिर नियामक क्या कर रहे हैं? वो अब डीफाई इकोसिस्टम में जो एंट्री पॉइंट्स हैं, मतलब जहां यूजर इंटरैक्ट करते हैं, जैसे वेबसाइट इंटरफेस या फिर जो बाहरी डेटा फीड्स ऑरेकल होते हैं, उनको रेगुलेट करने पर फोकस कर रहे हैं। एक तरह से एक गेटवे को कंट्रोल करने की कोशिश है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और साथ ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपनी डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे यूरोप में डिजिटल यूरो पर बात हो रही है, ब्राजील का ड्रेक्स है, नाइजीरिया का ई नायरा तो चल भी रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि क्रिप्टो रेगुलेशन तेजी से बन तो रहा है, लेकिन अभी भी ये दुनिया भर में काफी बिखरा हुआ सा है। हाँ बिल्कुल। नियामक एक बहुत पतली रस्सी पर चल रहे हैं। एक तरफ इनोवेशन को कुचलना भी नहीं है और दूसरी तरफ वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण जैसे बड़े जोखिमों को संभालना भी है। सही कहा। और आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये अलग अलग रास्ते कभी एक जगह मिलेंगे? मतलब क्या हमें एक वैश्विक सामंजस्य, एक ग्लोबल हार्मनी देखने को मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। परंपरागत वित्तीय प्रणाली के साथ इसके रिश्ते को कैसे आकार देगी, ये सवाल मुझे लगता है सोचने लायक है।